चलिए तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस चैनल पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने पिछले चैप्टर को समाप्त किया था, आज हम एक नए चैप्टर के लेकर चलेंगे जिसका नाम है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो घूर्णन गति होती, इसके लिए घूर्णन गति होती क्या है, सबसे पहले आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। घूर्णन गति जैसे होती है, जैसे मान लीजिए कोई लट्टू है, लट्टू को इस प्रकार रस्सी में लपेट कर इस प्रकार क्या करते हैं, इस प्रकार उस पर ज़मीन पर फेंकते हैं, जिससे क्या क्या होती है, लट्टू घूमने लगती है। उसमें क्या होता है, उसमें टॉर्क उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए जैसे आपके छत का पंखा जो होता है, उसमें भी क्या होता है, टॉर्क के कारण वह भी घूमने लगता है। उसमें क्या उत्पन्न होता है, टॉर्क उत्पन्न होता है। वही होता है हमारा टॉर्क, घूर्णन गति। उसी टॉर्क के द्वारा उसमें क्या होती है, घूर्णन गति होती है। एक अक्ष होता है, घूर्णन गति में क्या होता है, एक अक्ष होता है और क्या होता है, उस पर फोर्स अप्लाई होता है। उस एक अक्ष होगा और किस में अक्ष होगा, उस पिंड में, जो भी हमारा पिंड होगा, घूमने वाला पिंड होगा, उसमें एक अक्ष होगा और पिंड के एक किसी किनारे पर या बीच में कहीं क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। उस पर फोर्स अप्लाई होने पर उसमें क्या होगी, घूर्णन गति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे वह घूर्णन गति करने लगेगा। ठीक है, तो सबसे घूर्णन गति में बात आती है। घूर्णन गति तभी होती है जब कोई हमारा क्या हो, दृढ़ पिंड हो। यह भी होती है, घूर्णन गति तभी होगी जब कोई हमारा क्या हो, एक दृढ़ पिंड हो। तो सबसे पहली बात आती है दृढ़ पिंड की। दृढ़ पिंड होती क्या है, दृढ़ पिंड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, दृढ़ पिंड होता क्या है, दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड होता है जिस पर क्या होता है, अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है, दृढ़ पिंड पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसमें जो अवयवी उसके कण होते हैं, वह उसमें उसकी आपेक्षिक जो स्थिति होती है, सापेक्षिक स्थिति होती है, वह परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि कोई भी जैसे कण है, कि कोई पिंड है, जैसे कोई रिजिड बॉडी, ठोस बॉडी है, सॉलिड बॉडी नहीं, मतलब कोई पिंड है, मान लीजिए इसके क्या होंगे, कण होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, कण होंगे, इस प्रकार कुछ भरे होंगे उसमें कण। तो होगा क्या, अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई कहीं से भी फोर्स अप्लाई कर दें, तो इनके जो अवयवी कण हैं, ये सब अवयवी कण हैं, इनकी सापेक्ष स्थिति ज्यों का त्यों रहती है, यानी कि परिवर्तित नहीं होती है। यानी यह जैसे कण है, यहाँ पे एक कण है, तो यह कण ऐसा नहीं होगा कि इधर से फोर्स लगाएं तो यह कण यहाँ से खिसक कर इधर चला आए। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे जो हमारे पिंड होते हैं ना, वो क्या कहलाएंगे, दृढ़ पिंड कहलाते हैं, जिसमें कि सापेक्ष जो स्थिति होती है ज्यों का त्यों रहती है, बरकरार रहती है। बल लगाने पर भी उसकी सापेक्ष उनके अवयवी कणों का सापेक्ष स्थिति जो होती है सेम रहती है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर इस पॉइंट को लिख लेते हैं बोर्ड पर। ऐसे पिंड जिन पर बल लगाने से उनके अवयवी कणों की सापेक्ष स्थिति क्या हो जाती है, सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है
तो ऐसे पिंड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं। दृढ़ पिंड कहते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड जिन पर बल लगाने से उनके अवयवी कणों की सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती है, ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड। अब यहीं पर जो मैंने यहाँ पर समझाया, अब इसी की जगह आप ले लें, अगर आप ले लें कोई बर्तन ले लें, बर्तन में कोई बर्तन मान लीजिए डिब्बा ले लें, यहाँ पर एक डिब्बा ले लें। ठीक है, यहाँ पर एक डिब्बा ले लें और इसमें यहाँ तक क्या कर दीजिए? जल को भर लीजिए। अब जब जल यहाँ तक भरेंगे इसमें, अब इधर से आप झटका दीजिए उसके हल्का सा फोर्स अप्लाई कीजिए। फोर्स का मान इतना रहा है कि इसको हिला सके थोड़ा भी। अब जब इस पर फोर्स लगाएंगे, इसके अंदर जो ये वाटर है, इसमें अवयवी कण होंगे। इनके जो अवयवी कण होंगे वह, जैसे यह कण है, इस पर फोर्स अप्लाई होगा तो यह कण रैंडमली इधर उधर कहीं चला जाएगा, एक जगह तो रहेगा नहीं। यही होती है ये। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक रिजिड बॉडी नहीं कहलाती है। हाँ, वहीं अगर डिब्बा है तो यह डिब्बा कहला सकता है, क्योंकि इनके अवयवी कण जो का त्यों रहेंगे। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड को बॉडी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके अवयवी कण उनकी सापेक्ष गतियाँ बदलती रहती है बल लगाने पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा नंबर बात करते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। अब दूसरा नंबर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि घूर्णन, बल आघूर्ण, टॉर्क कि बल आघूर्ण होता क्या है, जिसके कारण क्या होता है? बल आघूर्ण के कारण मैंने बताया है घूर्णन गति होती है। बल आघूर्ण, जिसे इंग्लिश बोलते हैं टॉर्क, टॉर्क, बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है? किसी दृढ़ पिंड को, अब यहाँ पर दृढ़ पिंड को जो मैंने पीछे पढ़ा है, दृढ़ पिंड था। अब यहाँ पर दृढ़ पिंड पर ही क्या होगा? टॉर्क हम अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी दृढ़ पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। किसी पिंड को, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई भी पिंड ऐसा कुछ आकृति का है, मान लीजिए यह क्या है? अक्ष है, उस पर यह है हमारा अक्ष है। इसमें कुछ मान लीजिए ऐसे रॉड लगा हुआ है, इस पे रॉड लगा हुआ है इतना। ठीक है, क्या लगा हुआ है? रॉड लगा हुआ है, गोलाई सा। अब इस पर रॉड लगा हुआ है। अब यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे इस पर लगा रहे हैं फोर्स। तो यह क्या होगा? गति करेगा, इस रॉड के परितः ऐसे गति करेगा, इस रॉड के परितः कुछ ऐसे क्या करेगा? गति करेगा। तो यही क्या होता है? बल आघूर्ण कहलाता है। पिंड का यही प्रक्रिया का क्या कहलाएगी? बल आघूर्ण कहलाती है। यानी किसी पिंड पर बल लगाकर उसको किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया कहलाएगी, बल आघूर्ण कहलाता है। तो इसे फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपको लिखने में क्या हो? आसानी हो। किसी दृढ़ पिंड पर बल लगाकर उसको एक अक्ष के परितः
अच के परितः क्या कराने की, गति कराने की, गति कराने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से, इसे सबसे पहले प्रदर्शित किसे कहते हैं, इसे टाउ से, इसे क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक ठीक। किसी दृढ़ पिंड पर बल लगाकर उसको एक अक्ष के परितः, एक जैसे कोई यही पिंड है, मान लीजिए यहीं पे कोई है हमारा पिंड है, अब यहाँ पर एक लगा दें, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा दें, इसमें एक अक्ष लगा दें। अब यश लगा दें, यहाँ से हम फोर्स ये लगाएं, यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे तो यह कुछ ऐसे इस अक्ष के, यह अक्ष स्थिर रहेगी और इसकी परितः कुछ ऐसे यह रोटेट करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, गति, घूर्णन गति उत्पन्न होगा। किसके कारण, बल आघूर्ण के कारण क्या होगा, घूर्णन गति उत्पन्न होगा। इसकी माप जो होती है, सबसे पहले इसका आकृति बना लेते हैं। तो मान लीजिए यही हमारा कोई है, पिंड है। अब यही हमारा पिंड है। अब यहाँ पर मान लीजिए वही है हमारा एक अक्ष, यहाँ से एक अक्ष है, यहाँ से आया और यहाँ से निकल गया ऐसे, यहाँ पे जो है हमारा अक्ष है। अब हम और एक है बल क्रिया रेखा क्या होती है, ये हमारा क्या है, क्रिया रेखा। मान लीजिए ये हमारा क्रिया रेखा है और ये कौन सी रेखा होती है, जहाँ से हम बल अप्लाई करते हैं। हम तो बल, ये हमारा पिंड है, हम तो चाहे यहाँ से अप्लाई करें चाहे यहाँ से अप्लाई करें तो वही होती है, बल की क्रिया रेखा होती है। इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से यहाँ से हम फोर्स बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब बल लगा रहे हैं, अब ये हमारा है सेंटर नहीं है, अक्ष जो है जिस पर हमारा रोटेट कर रहा है। अब सेंटर से दूरी है हमारा r, मान लीजिए r दूरी से हम लोग बल की क्रिया रेखा से इस पर बल लगा रहे हैं। वही है जिसे इसमें है, ये हमारा है अक्ष है और मान लीजिए हम इसमें, ये हमारा अक्ष है और इसमें हम यहाँ से बल लगा रहे हैं, चाहे मान लीजिए बीच से ही बल लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पर एक क्रिया रेखा क्रिएट हो जाएगी। उसी के बीच, इस अक्ष और उस बल के क्रिया रेखा के बीच की दूरी जो है वही हमारा r है, ठीक है, वही हमारा r है। और तब क्या होगा, बल इस प्रकार से लग रहा है, ठीक है। अब ये हो गया r। अब जो हो जाएगी इसकी माप जो होती है, इसकी माप की बात करते हैं कि टॉर्क, बल आघूर्ण कितना होता है, इसकी माप की बात करते हैं। तो इसकी माप जो होती है, पिंड पर लगाए गए बल तथा उसके बल की क्रिया रेखा तथा उसके अक्ष के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क की माप हो जाएगी, टॉर्क एक सदिश राशि होती है, ये जान लीजिए। टॉर्क हो जाएगी, ये वेक्टर लग जाएगा इस पर, टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल कार्य कर रहा है, तो बल कार्य कर रहा है तो बल को लिखेंगे सबसे पहले F इंटू क्या हो जाएगा, इंटू
अब बल की क्रिया रेखा और अक्ष के बीच की दूरी कितनी है हमारी, r है, वेक्टर r हो जाएगा, वेक्टर r। तो ये होता है टार्क की वैल्यू, किसी पिंड पर टार्क की वैल्यू। और यह पिंड किसी दिशा में, इधर से बल लग रहा है तो इस दिशा में, कुछ इस दिशा में क्या होगा, रोटेट करेगा, ऐसे किस इस दिशा में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे पहले इसकी विमा भी लिख लेते हैं, बल की विमा, इसकी विमा निकाल लेते हैं। तो F की विमा होती है mL/t-2। अब इसी में इंटू हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, r क्या है, L है, तो टोटल हो जाएगा mL/t-2। अब इतना तो आप पीछे पढ़े हैं, इतना भी हमारा क्या होता है, कार्य की बीमा भी इतनी होती है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क की बल लगाओ, जो टॉर्क हो उसकी बीमा भी इतना ही होगा। इसका जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या होती है, मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए अगले नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक अपने दोस्तों को हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमारी भी क्या होगा, इस वीडियो को सब देखें। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।